दोपहर के 4 बज चुके और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा अपडेट मिलने तक 95 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस तरीके से हालात बने हुए, ऐसे में मौत का यह आंकड़ा 100 के पार भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जागे प्रशासन ने छापेमारी करते हुए कच्ची शराब बनाने वालों के साथ ही कई शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। वहीं जहरीली शराब से मौत के मामले में जब तहकीकात शुरू हुई तो न्यूज नेशन पर बड़ा खुलासा करते हुए कुशीनगर के एसडीएम ने कहा, पुलिस शराब माफियाओं को बचाती है। एसओ तरिया सुजान को जो है बराबर जो है दबाव भी देते रहा फोन द्वारा जो है, और मार्क भी किया था अपने द्वारा कि इसको जो है कठोर से कठोर जो है मुकदमा यहाँ दर्ज करा करके उस पर कार्रवाई करे और गिरफ्तार करे, लेकिन फिर भी संज्ञान नहीं लिया गया। जहरीली शराब से मौत के मामले पर राजनीति भी शुरू है। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में शराब माफिया मस्त हैं और सरकार बेखबर। नाना प्रकार के माफियाओं का शरण स्थली बन चुकी है उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार। क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है यूपी की। अपराधी मस्त हैं और जनता त्रस्त है। नेता राजनीति करने से चूकेंगे नहीं, भले ही मौका कुछ भी हो, पर सवाल पुलिस प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि अब जो कार्रवाई की जा रही है वो पहले ही क्यों नहीं की गई, क्यों लोगों के मरने का इंतजार किया जाता है। टीम न्यूज नेशन। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी दीपक श्रीवास्तव का, जो ग्राउंड जीरो पर कुशीनगर में मौजूद है हमारे साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है और क्या वाकई तस्वीर कुछ सुधर पा रही है? देखिए, तस्वीर तो वैसे ही है अनुराग, बहुत कुछ बदलाव नहीं है। अभी कल जिस तरह से प्रदेश सरकार के द्वारा ये बताया गया कि सभी जिलों में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग मिल करके इस कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करे, छापेमारी करे, लेकिन फिलहाल कुशीनगर में जहां पे 11 मौतें हो चुकी है वहां पे कहीं पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर यहाँ पे वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो गोरखपुर जोन के कमिश्नर और आईजी आज अभी पहुंचे हुए हैं, दौरा किया इन्होंने, और एसडीएम ने जिस तरह से न्यूज नेशन पे सीधे तौर पर तरिया सुजान के थानेदार को जिम्मेदार बताया शराब माफिया से मिली भगत का, उस पर उन्होंने कहा कि वो जांच कराएंगे इस मामले की, और जांच के बाद आरोपी थानेदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। एक और सूचना आने अनुराग की, जिस तरिया सुजान थाने के अंदर ये पूरा मामला हुआ है वहां के सभी पुलिस वालों को हटाया जा सकता है। अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है और आईजी के निरीक्षण में बात साफ हुई है, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है, जब इतनी मौतें हुई अनुराग, ये कार्रवाई अगर कुछ दिन पहले हुई होती बिल्कुल तो ढेरों जिंदगियां बच सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर 5% आरक्षण के लिए राजस्थान में दूसरे दिन भी गुर्जर आंदोलन चरम पर रहा। सवाई माधोपुर में प्रदर्शनकारी अपने नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। बैंसला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा जो किया था वो पूरा नहीं किया। हालांकि शाम 5 बजे के बाद करीब राज्य सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। राजस्थान में मचा घमासान। रेलवे की पटरियों पर उतरे गुर्जर। 5% आरक्षण की मांग। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की आग भड़क उठी है। बीती रात पटरियों पर गुजारने के बाद आज भी सुबह से आंदोलनकारी अपने नेता किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में रेल की पटरियों पर डटे रहे। बैंसला ने कहा कि सचिन पायलट ने मैनिफेस्टो में वादा किया था, अब वादा पूरा करें, नहीं तो बोल दें कि उनके बस की बात नहीं। सचिन जी करौली की रैली में खुलकर बोले कि वो गुर्जरों को एमबीसी का आरक्षण देंगे। अगर उनके बस की नहीं है, नहीं दे रहे, तो यहाँ आके कह देंगे हम आपको नहीं दे रहे हैं, हमने जो कुछ कहा था मैनिफेस्टो में वो झूठा है, मैं 1 सेकंड नहीं ठहरूंगा यहाँ पर। बैंसला ने धमकी भरे अंदाज में ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास का दर्जा लेकर रहेंगे। मैं तो मेरा हक लेके रहूंगा, जब औरों को दे दिया तो मुझे क्यों नहीं। यूं तो अभी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के मुताबिक मांग पूरी न किए जाने पर आंदोलन पटरी से बढ़कर सड़क तक पहुंचेगा।
साथ ही आंदोलन में बच्चों और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा और ऐसा हुआ तो हालात बेहद बिगड़ सकते हैं। तब तक गुर्जर आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो जाती, 5% आरक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक इन पटरियों को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, मलारना स्टेशन, सवाई माधोपुर। चलिए सीधा रुख करते हैं सवाई माधोपुर का, जहां से हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाल सिंह, 5 बजे बातचीत हो सकती है गुर्जर समाज और सरकार के बीच, क्या वाकई कोई समाधान भी निकल पाएगा, इसकी कोई उम्मीद? देखिए, अभी इस वार्ता से समाधान निकल पाएगा ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि अभी सिर्फ ये समाचार आ रहे हैं सामने कि नीरज के पवन जो रजिस्ट्रार है सहकारिता विभाग के, वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर बात साफ कर दें, चूंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तरफ से अभी कोई भी संकेत इस तरह के नहीं दिए हैं कि वो वार्ता के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी वो पट्टी पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है, एक डेडलॉक जो गुर्जरों और सरकार के बीच बना हुआ था वो शायद टूट जाए। लेकिन सिर्फ इस वार्ता के आधार पर गुर्जरों की समस्या का समाधान हो जाएगा या उनको 5% आरक्षण मिल जाएगा, ये कहना जरा जल्दबाजी होगी। इसके लिए जो सरकार के 3 मंत्रियों की समिति बनाई है उनकी वार्ता होगी, क्योंकि बहुत इतना आसान भी नहीं है, जिस तरह की पेचीदगी कानूनी है अनुराग, उनको देखते हुए इतना आसान भी नहीं है कि एक वार्ता में समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, जहां तक गुर्जर तो बातचीत हो सकती है 5 बजे, लेकिन इस पहली मुलाकात में समाधान निकले इसकी उम्मीद बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह फौजदार। आगे बढ़ते हैं, आरक्षण पर अशोक गहलोत का बयान आया है जिसमें वो अपील कर रहे हैं गुर्जर समाज से कि ट्रैक पर ना बैठे गुर्जर समाज, केंद्र से अपना हक मांगे। ये कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। संविधान संशोधन से ही आरक्षण मिल सकता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बता रहे हैं गुर्जर समाज को एक तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये नसीहत दे रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आगे बढ़ते और बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय संजय भंडारी के कनेक्शन के बारे में सवाल जवाब कर रहा है और सवाल जवाब का ये सिलसिला लगातार जारी है। सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछा है कि फ्रांस जाने के लिए क्या कभी संजय भंडारी ने फ्लाइट का टिकट बुक कराया था। ईडी के पास संजय भंडारी का 2016 में इनकम टैक्स का लिया गया वो बयान है जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि 2012 में रॉबर्ट वाड्रा के निर्देश पर उनका फ्रांस का टिकट करवाया गया था। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रुमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। रुमान, क्या कुछ अपडेट और मेल के बाद अब इस हवाई टिकट से क्या वाकई कुछ मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल परेशानियां बढ़ी हुई हैं रॉबर्ट वाड्रा की। हालांकि आज सुबह 11 बजे के करीब वो आए थे यहाँ पूछताछ के लिए, दोपहर में लंच ब्रेक के लिए गए और दोबारा से वापस आए हैं 3 बजे के करीब। तब से उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आज ईमेल और लंदन की प्रॉपर्टी के अलावा खास तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की तमाम प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा से उनके लिंक के बारे में पड़ताल की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा से सीधे तौर पर इनसे रिश्तों के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ नहीं जानते हैं। जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखा गया, जिसमें 2016 में जो संजय भंडारी आर्म्स डीलर है उसने इनकम टैक्स के सामने खुलासा किया था, रिटर्न में बयान दिया था कि रॉबर्ट वाड्रा के कहने पर, उनके इंस्ट्रक्शन पर उसने फ्रांस का आने जाने की टिकट बुक कराई थी। तो जाहिर है कि संबंध एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है और पिछली जो पूछताछ हुई है उससे एक कदम आगे जाकर मनी ट्रेल के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ में कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुमान तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई के शिलांग दफ्तर में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि एक बंद कमरे में राजीव कुमार से सीबीआई के 4 अफसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई ने कुल 40 सवाल तैयार किए। शारदा चिटफंड मामले में सबूतों को नष्ट करने के आरोप लगे हैं राजीव कुमार पर और उनके इसी कथित भूमिका पर सीबीआई सवाल जवाब कर रही है। सीबीआई इससे पहले पूछताछ के लिए कोलकाता में उनके घर पर भी पहुंची थी, लेकिन सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया था। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी देवजानी चौबे का, जो लगातार पल पल के अपडेट साझा कर रही हैं। देवजानी, क्या कुछ अपडेट और क्या वाकई सवालों से संतुष्ट हो पा रही है सीबीआई राजीव कुमार के?
देखिए, शारदा चिटफंड घोटाला मामले में एक लाल डायरी का जिक्र आया है। वो लाल डायरी सुदीप्त सेन की है। सुदीप्त सेन का कहना है कि वो लाल डायरी उन्होंने जो है वो पुलिस को दी थी, लेकिन सीबीआई का कहना है कि उस लाल डायरी के बारे में उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता है, क्योंकि जो एसआईटी टीम जो इसकी जांच कर रही थी, जिसके हेड थे कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार, उन्होंने उनको कोई लाल डायरी नहीं दी है। और इस लाल डायरी में उन सारे पेमेंट्स के डिटेल्स है जो शारदा चिटफंड मामले में शारदा चिटफंड के जो मालिक हैं सुदीप्त सेन, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दी थी। अब उस लाल डायरी के बारे में पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी सीबीआई के हाथ क्यों नहीं लगी है। तो फिलहाल जांच का काम जो है वो आगे बढ़ रहा है और पूछताछ जो है वो जारी है। 11:30 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी बंद कमरे में, अभी भी ये पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, तो लगभग 4.5 घंटे हो चुके हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ सीबीआई कर रही है शिलांग के अपने दफ्तर में। बहुत बहुत शुक्रिया देवजानी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के जहानाबाद की, जहां से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये शॉकिंग न्यूज देखिए आप, जहां पर कुछ गुंडों ने सरेआम एक लड़की के साथ छेड़खानी की। इन गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने बेबस लड़की के साथ तमाम हदों को पार कर डाला। लड़की चीख चीख कर खुद को बचाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं। लड़की के साथ हैवानियत की वारदात उस वक्त हुई जब वो पास में ही अपने एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुई है। बिहार से शर्मसार कर देने वाली दूसरी तस्वीर गया से आई है। यहां पर एक सुनसान सड़क पर कुछ गुंडे एक लड़की के साथ खुलेआम छेड़खानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर बदमाशों ने न सिर्फ लड़की को थप्पड़ मारा बल्कि उसको धक्का देकर गिरा भी दिया। बिहार में आप सुन सकते हैं लड़के खुलेआम लड़की को धमका रहे हैं, लेकिन यहां पुलिस और कानून का मानो कोई खौफ नहीं है। कुंभ की पावन धरती पर 9 विदेशियों को निर्मोही अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी। इसके लिए बाकायदा हवन और पूजन भी किया गया। अब ये लोग दुनिया के कोने कोने में जाकर सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। ये सनातन धर्म की पताका है जो पूरी दुनिया में फहरा रही है। अमेरिका से लेकर जापान तक, इजराइल से लेकर फ्रांस तक, पूरी दुनिया सनातन धर्म की कायल है। अमेरिका के परमेश्वर दास हों या फिर फ्रांस के जयेंद्र दास, ये सभी संत अब महामंडलेश्वर हैं। अब ये संत दुनिया में जाकर सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएंगे। कुंभ की पावन धरती पर 9 विदेशियों को निर्मोही अखाड़े ने महामंडलेश्वर का दर्जा दिया। इसके लिए बाकायदा हवन और पूजन भी किया गया। प्रयागराज कुंभ में आज 9 विदेशियों को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही है। उनके तमाम संस्कार यहां पर कंप्लीट किए जा रहे हैं। निर्मोही अखाड़े द्वारा इन 9 विदेशियों को महामंडलेश्वर घोषित किया जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं तमाम जो 9 विदेशी हैं वो यहां पर कतारबद्ध होकर बैठे हैं और तमाम उनका जो संस्कार है, जो क्रिया है, उसे यहाँ पर किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन महामंडलेश्वर में 3 महिलाएं भी हैं। वैसे तो हर बार कुंभ में यहाँ पर विदेशियों को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा जाता रहा है, लेकिन 3 महिलाओं के महामंडलेश्वर बनने से ये कार्यक्रम बेहद खास हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मातृ शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। निर्मोही अखाड़े की ओर से इन सभी विदेशियों को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। महामंडलेश्वर बने इन लोगों के चेहरे पर एक तेज है। भले ही इनका जन्म हिंदुस्तान में न हुआ हो, लेकिन इनके हृदय में एक भारत बसता है। इनके रोम रोम में राम विराजमान है। ये लोग सनातन धर्म की परंपरा में रचे बसे हैं और अब इनकी आध्यात्मिकता ने इन्हें महामंडलेश्वर के शिखर तक पहुंचा दिया है। अब ये यहाँ से दुनिया के कोने कोने में जाकर सनातन धर्म का संदेश पहुंचाएंगे। Everything is God. Everything is God. सब भगवान है। अभी आप आगे क्या करेंगे? हम लोग पूरा दुनिया सनातन धर्म सिखाएंगे। जो लोग नए महामंडलेश्वर बने हैं उनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जब इनके महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया हो रही थी तब कई सारे विदेशी श्रद्धालु भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इस विशेष अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। प्रयागराज से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।